हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 1 दैट इज़ पावर शेयरिंग। और इस चैप्टर में हमें दो एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, या बोलो कि दो कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया है, उनके इथेनिक कॉम्पोजिशन पर दिखाया गया, उसके बेसिस पे कंपेयर किया गया है कि पावर शेयरिंग अच्छी है या नहीं होती है एक कंट्री के लिए। ठीक है, तो पहले देखो इसमें दो केस है, एक है श्रीलंका की, दूसरी है बेल्जियम की। तो पहले हम लोग देखते हैं श्रीलंका का केस। ठीक है, तो श्रीलंका का पहले हमें लोकेशन जाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैप वर्क में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो लोकेशन क्या है श्रीलंका की। तो श्रीलंका जैसा हम जानते हैं एक आइसलैंड नेशन है जो साउथ ऑफ इंडिया में है। ठीक है, साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में है। ठीक है, और अब इसका मैं इथेनिक कॉम्पोजिशन देखना है। तो इथेनिक कॉम्पोजिशन में है कि इथेनिक कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है। तो इथेनिक कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जब हम लोग कंट्री को किसी भी लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो वो इथेनिक कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बताते हैं हम। ठीक है, आपको इथेनिक कॉम्पोजिशन में क्या था वहाँ पे। तो तमिलनाडु में जो था ना, पहले दो टाइप के कास्ट ग्रुप होते थे। ठीक है, पहला सिन्हालास एंड दूसरा तमिल्स, ये दो वहाँ के मेन कास्ट ग्रुप थे। तो अब देखते हैं कितने परसेंट थे, कौन थे। तो 74% जो थे वहाँ पे सिन्हला स्पीकर्स थे जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। एंड उनकी मेजोरिटी भी ज़्यादा थी, बिगर मेजोरिटी में थे, और वो क्या करते थे ना, पूरे कंट्री पे रूल करते थे। क्योंकि वहाँ का एक ऐसा रूल, मान लो कि रूल था कि जो मेजोरिटी ग्रुप होगा वो रूल करेगा कंट्री पे। तो बस वही, तो यहाँ पे सिन्हला 74% थे जो कि रूल करते थे पूरे कंट्री पर और फॉलो करते थे बुद्धिज्म को। और दूसरा जो था 18% जो थे तमिल स्पीकर थे। ठीक है, 18% तमिल स्पीकर पीपल थे, जो जिसमें 13% तो थे श्रीलंकन तमिल्स थे और 5% जो थे जो इंडियन तमिल्स थे। तो इंडियन तमिल्स वहाँ कैसे गए। तो इंडियन तमिल्स के जैसे फॉर फादर होते हैं ना, जो यहाँ से इंडिया से जाते थे वहाँ एज अ प्लांटेशन वर्कर, तो वो वही रह जाते थे। तो वही जब बाद में क्या हुआ, इंडियन तमिल्स बन गए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे दो टाइप के कास्ट होते थे। 74% जो थे वो सिन्हालास थे एंड 18% तमिल स्पीकर्स थे। ओके, अब देखते हैं हम लोग वहाँ पे मेजोरिटीज़म क्या होती है। एक ये टॉपिक था हमारा कि मेजोरिटीज़म क्या होती है, एंड अगेन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो श्रीलंका जो फॉलो, वहाँ के जो मतलब श्रीलंकन में जो पीपल्स होते थे उनकी ऐसी सोच थी कि जो वहाँ पे मेजोरिटी होगा, बिलीव करते थे कि द रूल ऑफ मेजोरिटी में। ठीक है, तो जो वो ऐसा मानते थे वो लोग कि जो जो ग्रुप मेजोरिटी होंगे, जिनकी ज़्यादा एक साथ होंगे, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन जिसका होगा, जिस ग्रुप का, वो रूल करेंगे पूरे कंट्री में। ठीक है, पूरे नेशन में रूल करेंगे। तो बस वही वो रूल था वहाँ पे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेजोरिटिज्म। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि मेजोरिटिज्म क्या होता है, तो व्हाट आर यू सेइंग कि मेजोरिटिज्म इज द बिलीव ऑफ रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर माइनॉरिटी। तो इसमें क्या होता है, तो मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो रूल करते थे ओवर माइनॉरिटी पे। ठीक है, और ये लोग इस पर बिलीव करते थे क्योंकि वो रूल करते थे पूरे कंट्री पे, तो वो माइनॉरिटी को पावर बिल्कुल भी नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो ये एक बैड इफेक्ट था जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत, मतलब वहाँ के रिजल्ट जो हुआ आगे चल के बहुत खराब हो गया। अब हम वो भी पढ़ेंगे आगे। तो चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर टेकन। तो मेजर क्या क्या टेकन किया गया था इसके लिए। तो देखो श्रीलंकन में जो थे ना, वो इंडिपेंडेंट कब हुआ था, इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना था श्रीलंका, तो इन 1948 में। 1948 में श्रीलंका जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। ठीक है, और तब से ही वो लोग वहाँ पे मेजोरिटी को मेजर कर रहे थे, अडॉप्ट कर लिए थे मेजोरिटी को, जिसकी वजह से सिन्हाला को सुप्रीमेसी दी गई। ठीक है, कि वो वहाँ पे रूल करेंगे। ऑब्वियसली वो सिन्हालास की जो मैंने बताया ना आगे कि 74% जो थे वो पीपल्स सिन्हालास के थे, तो वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे एंड मेजोरिटी थे, दैट्स वाई दे आर रूलिंग ओवर द कंट्री। ओके, और दूसरा ये मेजर था कि वहाँ पे सिन्हाला को डिक्लेयर ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया था 1956 में। ठीक है, 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड थर्ड है कि गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर सिन्हाला फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन। ठीक है,
और एक और टॉपिक है हमारा कि रिजल्ट। अब रिजल्ट देखना हमें कि ये सब जो हुआ इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ कंट्री पे। तो ऑब्वियसली जब आप मेजोरिटी को अपनाते हो तो उसका साइड इफेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं। तो देखो श्रीलंका के केस में क्या क्या इफेक्ट हुआ, तो उस मतलब रिजल्ट देखो उसका रिजल्ट क्या आया हम, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स जो थे वहाँ पे, जो तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स थे ना 18%, तो दे फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड, उनको मतलब भेदभाव जैसा फील होने लगा था, ठीक है। उनको लगता था कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, लगता नहीं किया ही जा रहा था, ऑब्वियसली कर रहे थे वो लोग, सिन्हाराज लोग गलत कर रहे थे तमिल्स के साथ। तो ये एक रिजल्ट था कि वो डिस्क्रिमिनेटेड फेल्ट करने लगे, ठीक है। और दूसरा ये हुआ इसका रिजल्ट कि दोनों की रिलेशन जो थे वो खराब होने लगे, रिलेशन गॉट स्ट्रेंड, ठीक है, रिलेशन खराब होने लगे दोनों के। और तीसरा भी ये इफेक्ट हो गया एक और कि श्रीलंकन तमिल ने ना अपना वहाँ पे जो तमिल्स थे वो उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन की वजह से खुद के पॉलिसीज लॉन्च करने लगे, खुद के पार्टीज बनाने लगे ताकि वो लड़ सके सिन्हालाज के अगेंस्ट, ठीक है। और फोर्थ टॉपिक ये हो जाएगा हमारा कि पॉइंट है, हाँ फोर्थ पॉइंट ये है कि 1918 में दे डिमांडेड द इंडिपेंडेंटली तमिल ईलम स्टेट। उन्होंने डिमांड किया कि हमको एक स्टेट चाहिए, तमिल ईलम स्टेट, ठीक है, जहाँ पे वो तमिल्स रह सकते थे और वहाँ पे उनकी रूल करे, मतलब कि खुद का उनका एक लॉ हो, रूल हो, ठीक है। तो इसके लिए वो डिमांड कर रहे थे, ठीक है। और एक और हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया ये कि और वहाँ पे सिविल वॉर चलने लगा, ठीक है। सिविल वॉर क्या होता है, तो सिविल वॉर होता है जब आप नेशन के अंदर जो वॉर लड़ी जाती है तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर, ओके। तो वहाँ पे सिविल वॉर भी स्टार्ट हो चुका था, कहाँ, श्रीलंका में, ठीक है। और सिविल वॉर कब ख़त्म हुआ, 2009 में वहाँ पे सिविल वॉर ख़त्म हो गया। और उसके बाद वहाँ पे LTTE फॉर्म हो गया, ठीक है, लाइबर्सन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, वो वहाँ पे स्टार्ट हो गया था ताकि मतलब कि उनका एक कम्युनिटी फॉर्म्ड हो गया, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रहने लगे। तो देखो ये कितने सारे साइड इफेक्ट हो गए थे ना वहाँ पे पावर शेयरिंग को ना अडॉप्ट करने के, क्योंकि इन लोगों ने पावर शेयरिंग को अडॉप्ट नहीं किया शुरू से, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। ऑब्वियसली सिविल वॉर किसी भी कंट्री के लिए कोई भी वॉर अच्छा नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी वॉर चलने लगे, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, तो दैट्स नॉट गुड ना। तो ये सही नहीं था ऑब्वियसली, तो ये लोग डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगे। तो अब हम लोगों ने एक केस देख लिया है श्रीलंका का, ठीक है। तो अब हम दूसरी केस देखेंगे बेल्जियम की। तो बेल्जियम में भी ऐसा नहीं है कि पावर शेयरिंग अडॉप्ट नहीं की गई थी, बेल्जियम में पावर शेयरिंग अडॉप्ट की गई थी। तो इसलिए हम दोनों को कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि एक जगह ऐसा देखो आप कि श्रीलंका में जहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं थी एंड बेल्जियम जहाँ पे पावर शेयरिंग है, तो वही हमें कंपेयर करके दिखा रहा है कि देखो कौन से अच्छे होते किस कंट्री के, मतलब कंट्री के लिए क्या अच्छा होता है, ठीक है। तो अब हम देखते पहले बेल्जियम की लोकेशन देखते कि बेल्जियम का लोकेशन क्या है। तो बेल्जियम जैसा हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, है ना, कि बेल्जियम कहाँ पे है, तो वो यूरोप का एक स्मॉल सा कंट्री है, यूरोप में कंट्री है, तो ठीक है। ऑब्वियसली बेल्जियम इज द स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ठीक है। और ये अपना बॉर्डर जो है किसके के साथ शेयर करते हैं, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, इन 4 के साथ ये अपना बॉर्डर को शेयर करता है बेल्जियम, ठीक है। अब दूसरा है कि हमें देखना है, दूसरा टॉपिक है हमारा कि इथनिक कॉम्पोजिशन। अब हमें इथेनिक कॉम्पोजिशन देखना है कि वहाँ का इथेनिक कॉम्पोजिशन क्या था, और तब हम दोनों को कंपेयर करेंगे श्रीलंका और बेल्जियम को, ठीक है। तो चलो, बेल्जियम का इथनिक कॉम्पोजिशन है कि 59% जो थे ना, वो देखो पहले वहाँ पे जो बेल्जियम है ना वो 2 पार्ट था उसका, ठीक है, 2 पार्ट था। तो एक ऊपर वाला रीजन जो होगा ना बेल्जियम का, उसको फ्लेमिश रीजन बोलते थे, ठीक है। और नीचे में जो रीजन है दैट इज वेलोनिया रीजन, ठीक है। तो फ्लेमिश रीजन में जो थे ना 59% पीपल रहते थे, पूरे बेल्जियम के 59% पीपल जो थे वो कहाँ रहते थे, फ्लेमिश रीजन में, मतलब कि ऊपर वाले रीजन जो थे ना बेल्जियम का ऊपर वाले रीजन जो है वहाँ पे रहते थे। 59% पीपल रहते थे पूरे बेल्जियम के जो डच बोलते थे, ठीक है। और 40% जो नीचे वाले रीजन में रहते थे वेलोनिया रीजन में, तो वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, वो फ्रेंच बोलते थे, और ऊपर वाले डच बोलते थे। तो 59% पीपल फ्लेमिश रीजन में रहते थे एंड 40% रीजन
पीपल रहते थे वेलोनिया रीजन में। तो बचा हुआ 1% जो पीपल था, क्योंकि 59-40 कितना हुआ हमारा 99, तो 1% पीपल कहाँ रहते थे, वो जर्मनी में रहते थे। सॉरी, वो बेल्जियम के एक पार्ट है साइड में, वहाँ पे रहते थे, जो कि क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। ठीक है, तो मैंने बताया आप लोगों को कि वहाँ का इथनिक कॉम्पोजिशन क्या था। तो 59% पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच, एंड 40% लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और 1% जो पीपल थे वो कहाँ रहते थे, वो एक छोटा सा पार्ट है बेल्जियम में, वहाँ पे रहते थे, एंड वो क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। ठीक है, स्पीक जर्मन। और वहाँ की कैपिटल सिटी क्या है, बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है, ब्रुसेल्स है, जो कि हेड क्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। ये भी एक बहुत 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि बेल्जियम का हेड क्वार्टर यूरोपियन यूनियन का क्या है, तो वो क्या है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, ब्रुसेल्स जो हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन है। तो अब देखो उसका जो ये कैपिटल सिटी जो है ना, कैपिटल जो है, देखो बेल्जियम का, ये मैंने पूरे बेल्जियम का बताया था आपको इतनी कॉम्पोजिशन। और अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि बेल्जियम के कैपिटल जो है ना, कैपिटल सिटी जो था ब्रुसेल्स, वहाँ का इतनी कॉम्पोजिशन क्या था। ठीक है, तो वहाँ का इतनी कॉम्पोजिशन था कि 80% पीपल जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। तो देखो बिल्कुल अपोजिट है, बेल्जियम से उसकी कैपिटल सिटी का जो इतनी कॉम्पोजिशन है पूरा डिफरेंट है, वहाँ पे अपोजिट है। हाँ, वहाँ पे स्पीक डच स्पीकिंग पीपल्स की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी और फ्रेंच की कम थी। और उसके कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में इसी का अपोजिट था, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और डच स्पीकिंग पीपल की पॉपुलेशन कम थी। तो इसकी वजह से वहाँ पे उन लोगों को पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करना पड़ा। उन लोगों ने पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया एंड इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, पर पहले हमें देखना है उसको लिए कि अरेंजमेंट मेड क्या था, अरेंजमेंट मेड क्या क्या किया गया वहाँ पे, व्हाट आर द अरेंजमेंट मेड इन बेल्जियम। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो देखते हैं चलो। तो इसका पहला पॉइंट ये है हमारा कि वहाँ पे देखो, एक तो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ना, ताकि पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो 4 बार बनाई गई, 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया ताकि वो पावर शेयरिंग को अच्छे से अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो कब से कब तक बनाया उन लोगों ने 4 बार ये कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1971 से 1993 तक, 1971 टू 1993 तक उन लोगों ने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि पावर शेयरिंग को प्रॉब्लम ना हो, पावर शेयरिंग को अच्छे से अडॉप्ट किया जा सके। ठीक है, तो 4 बार उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और अब दूसरा पॉइंट हमारा कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर विल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर जो थे ना वहाँ पे इक्वल थे। ऐसा नहीं है कि किसी को, जैसे श्रीलंका में था कि सिन्हालास को इम्पोर्टेंट दिया जाता था, रूल करते थे ओवर द नेशन, तो वैसा यहाँ पे नहीं था बेल्जियम में। यहाँ पे क्योंकि पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया गया था तो मिनिस्टर वगैरह जो भी था सबके नंबर सेम होते थे, चाहे वो फ्रेंच के हो या डच के हो, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हो या डच स्पीकिंग मिनिस्टर हो, दोनों का नंबर जो होता था सेम होता था बेल्जियम में। ओके, और थर्ड पॉइंट ये हो जाता हमारा कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। और बेल्जियम में जो था बहुत सारे, क्योंकि पावर शेयरिंग होता है, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पावर को शेयर करना। जब हम सेंट्रल से लोकल तक पावर को शेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग के लिए वहाँ पे क्या किया गया था, जो सेंट्रल का जो पावर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। ठीक है, और फिर वहाँ से रीजन के जो भी गवर्न करते थे रीजन को, उन सबको दिया गया। ठीक है, तो पावर को शेयर किया गया सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट। और वहाँ पे क्योंकि पावर शेयरिंग थी तो ब्रुसेल्स को ना अलग से सेपरेट किया गया, क्योंकि ब्रुसेल्स में देखो दोनों की अलग अलग थी ना, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी जो था उसका अलग था इथनिक कॉम्पोजिशन और बेल्जियम की अलग थी इथनिक कॉम्पोजिशन, इसलिए दोनों के मिनिस्टर को भी अलग रखा गया, इक्वल
इक्वल राइट दी गई दोनों को, ताकि दोनों अच्छे से कंट्री अच्छे से चल सके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के कोई वार ना आए। इसलिए जैसे श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था ना, वैसे ऐसा कोई वार ना हो, इसलिए उन लोगों ने ना सेपरेट कर दिया था उसकी कैपिटल सिटी को, ठीक है, और सबको इक्वल राइट्स दिए गए थे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इसका रिजल्ट बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग अडॉप्ट किया गया, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कि वहाँ पे जो ये एक तो पहले वॉर्स जो थे वो नहीं हुआ, सबसे मेन बात जो वॉर्स नहीं हुआ, कोई भी वॉर्स नहीं हुआ, और सब एक साथ रहने लगे, दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के साथ खुश थे, अच्छा रिलेशन था दोनों के बीच में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था एज श्रीलंका में जैसा हुआ वैसा कुछ नहीं हो रहा था, सब बहुत अच्छा हुआ। एंड सबको राइट्स दी गई, इक्वल राइट्स सबको मिला गया। तो ये बहुत अच्छा जो एक रिजल्ट था पावर शेयरिंग का जो देखने को मिला हमें बेल्जियम में, ठीक है। तो अब हम लोग देखो इन दोनों का कंपैरिजन तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे दोनों डिफरेंट हो गया है, मतलब पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करना कितना अच्छा होता है कंट्री के लिए। पावर शेयरिंग इज वेरी गुड, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ठीक है। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके दो रीजन, एक प्रूडेंशियल रीजन एंड दूसरा है मोरल रीजन, ठीक है। तो हम पहले प्रूडेंशियल रीजन देखेंगे कि प्रूडेंशियल रीजन में क्या क्या आता है और किसकी वजह से पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट हो गया है कंट्री के लिए, ठीक है। तो देखो पावर शेयरिंग जो है पहला तो कन्फ्लिक्ट रोकता है, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में जो वॉर होते थे, जो हो जाता है लड़ाई वगैरह, डिस्क्रिमिनेशन जो हो जाता है, उसको रोकने के लिए पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी हमारा एक प्रूडेंशियल रीज़न है। और दूसरा प्रूडेंशियल रीज़न ये भी है कि वो इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर को, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्डर के स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है प्रूडेंशियल रीज़न में, जिसकी वजह से पावर शेयरिंग जो है बहुत डिजायरेबल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम। तो देखो जैसे हम लोगों ने देखा ना कि दोनों के केस में हम लोगों ने देखा, श्रीलंका एंड बेल्जियम दोनों के केस में हम देख रहे थे। तो बेल्जियम में क्योंकि पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया गया तो उसके रिजल्ट कितने अच्छे हुए ना, पूरे वॉर्स नहीं हुए, अच्छे रिजल्ट मिले, वॉर्स नहीं हुए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था वहाँ के ग्रुप्स में, एंड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई वॉर्स नहीं हुआ, सब एक साथ रहते थे, कोई रिलेशन भी अच्छा था दोनों के बीच में। तो क्या है, यही है एक और प्रूडेंशियल रीजन यही है दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम, ठीक है। पावर शेयरिंग जो है अच्छा आउटकम लाता है फॉर अ कंट्री के लिए, ठीक है। और अब देखो हम लोग ये तो प्रूडेंशियल रीजन था कि क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है, उसका प्रूडेंशियल रीजन था ये 3 पॉइंट। और अब देखो मोरल रीजन भी हमें देखना है कि मोरल रीजन में क्या आता है। तो मोरल रीजन में देखो पावर शेयरिंग जो होता है ना, स्पिरिट होता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। पावर शेयरिंग क्या होता है, हमारा स्पिरिट होता है डेमोक्रेसी के लिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारा एक मोरल रीजन है, ठीक है। और एक और इसकी मोरल रीजन एक और है कि स्ट्रेस दैट द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग आर वैल्यूएबल, ठीक है। पावर शेयरिंग जो होता है बहुत वैल्यूएबल होता है और स्पिरिट होता है डेमोक्रेसी का। ये दोनों क्या हमारा मोरल रीजन है जिसकी वजह से पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अब देखते हैं फॉर्म्स, मतलब पावर शेयरिंग को कितने पार्ट्स में कितने फॉर्म्स पे डिवाइड किया गया, क्या क्या फॉर्म्स है इसके। तो अब देखो पहला है कि अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें देखना है कि कैसे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, आप जानते हो ना कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों क्या है हमारा ऑर्गन है गवर्नमेंट का। एंड और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम्स में अगर आए कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या क्या आ जाता है, तो लेजिस्लेटिव का जो पावर होता है वो जो एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है, एंड एग्जीक्यूटिव का जो पावर होता है वो जुडिशरी को दिया जाता है। तो मतलब ऐसे पावर को शेयर कर दिया गया है, मतलब अपना एक पावर होता है ना सबका, तो वही बस पावर को शेयर कर दिया गया है,
ठीक है। तो ये क्या था हमारा हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और यू कैन से अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हाउ पावर इज शेयरिंग, ठीक है। तो इसमें किस किस के पावर इज डिवाइड हो जाता है बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें एक हो जाता है, देखो पावर तो शेयर किया गया बट नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स, है ना। कोई भी एक्स्ट्रा पावर को यूज नहीं कर सकता है, सबको इक्वल जितना पावर दिया गया उसको उतने ही में रहना है, ठीक है। अब उससे ज्यादा आप शेयर नहीं कर सकते हो ना ले सकते हो पावर, ओके। आपको जितना दिया गया आप उसी के अंदर आपको वर्क करना होता है, तो ठीक है। तो एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हम लोगों ने देख लिया कि एक फॉर्म में क्या आ गया हमारा, अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन में कैसे पावर को शेयर किया गया है वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तीन देखा ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में पावर को शेयर किया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोगों का, तो दूसरा है अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अब देखते हैं वहाँ ऑर्गन था और ये लेवल है, ठीक है। तो कितने टाइप के लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, तो इसको हम लोग ये भी करते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जैसे वो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये क्या था हमारा हॉरिजेंटल था और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। और ये जो है हमारा यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये क्या है हमारा, ये वर्टिकल है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स किस में होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट में जब पावर को शेयर किया जाता है दैट आर अंडर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि जो यूनियन गवर्नमेंट के पास जब पूरा पावर होता है तो उससे उसका पावर लेके थोड़ा किसको दे दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनके पावर को शेयर किया जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उनको जो पावर मिलता है वो किसके साथ शेयर कर देता है, वो लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर कर देता है। तो यही है हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। और तो थर्ड पॉइंट हमारा कि अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो देखो तो पॉलिटिकल पार्टीज भी होते हैं, उसमें भी क्या होता है ना कि पावर को शेयर किया जाता है। सबके पास इक्वल पावर नहीं होता ना, सबके पास अलग अलग पावर होता है। कोई अपने पार्टीज को देखता है, कोई पार्टीज की लिस्ट तैयार करता है, कोई क्या काम किया जा रहा है पार्टीज में, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में जानता है। तो सबके अलग अलग वर्क्स होते हैं और सबका अपना अपना पावर होता है, ठीक है। सबको पावर, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे को सारे पावर दे दिए गए, ऐसा नहीं होता कहीं पे भी। तो पावर शेयरिंग है ना, क्योंकि तो पावर को शेयर करना पड़ता है हमें। जैसे हम लोगों ने देखा ऊपर के हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तीनों को पावर शेयर करना पड़ा, तीनों ने पावर शेयर किया। और वर्टिकल में भी देखा हम लोगों ने, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या, यूनियन गवर्नमेंट जो थे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट से पावर को शेयर किया इन पावर शेयरिंग, क्योंकि पावर शेयरिंग है इस कंट्री में इसलिए। तब देखना पॉलिटिकल पार्टीज में भी क्या है ना कि पावर्स को ना शेयर करना पड़ता है, शेयर करते हैं लोग, ठीक है। तो देखो सिटीजन क्या है ना अपने अपने कॉन्टेंडर्स को चूज करते हैं, ठीक है। कॉन्टेंडर्स को चूज करते हैं ताकि वो लड़े और उनको राइट मिले। जैसा होता है ना कि लड़ते हैं लोग, पार्टीज में खड़े होते हैं कि आज वो खड़ा हुआ, आज वो खड़ा हुआ, तो दो पार्टी से मान लो कि दोनों खड़े हुए, तो दोनों को पावर लेना है। लेने के लिए तो पावर शेयर करना पड़ा ना। अगर आप जीत रहे हो आज, तो आज आपके पास पावर है, कल वो जीतेंगे तो उनके पास पावर होगा। तो ये क्या हो, पावर को शेयर करना पड़ता है हमें, ठीक है। और जो जीत भी जाता है, मानो कोई फर्स्ट आया और कोई सेकंड आया, तो जो सेकंड आता है उसको, उसके पास भी राइट होता है। ऐसा नहीं है उसको कुछ नहीं, कोई पावर ही नहीं है, उसके पास भी पावर होता है कि वो अगर वो गलत कर रहा है, फर्स्ट जो आया अगर वो गलत कर रहा है तो वो सेकंड वाला बोल सकता है, ठीक है। तो या फिर ऑपोजिशन जो पार्टी होती है, जो ऑपोजिशन पार्टी है वो क्या काम करती है, उसके पास इतना पावर होता है कि वो अगर जो रूलिंग पार्टी अगर वो कुछ गलत करिए तो वो ऑपोजिशन पार्टी उसको बोल सकता है, ठीक है। अंडरस्टूड। और एक और बात देखो, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट में क्या है कि सारा पावर थोड़ी ना है कि सारे पावर गवर्नमेंट को ही मिल जाती है। अब देखो सबके अपने अपने सबके अपने अपने पार्टीज होते हैं, सबके अपने रूल्स होते हैं। तो पावर को क्या है सबके साथ शेयर करना है। आज जो रूलिंग पार्टी है अगर आज वो अच्छे काम नहीं कर रही है तो उसको अपने पावर दूसरे को देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो अपोजिशन पार्टी है उसके पास भी इतना पावर होता है कि अगर कोई रूलिंग पार्टी गलत कर रहा है, अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहे तो उसके अगेंस्ट वो बोल सकता है, ठीक है।
और सबके साथ पावर शेयर होता है। देखो जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर अगर अलग होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है, रेलवे मिनिस्टर, सब सारे मिनिस्टर अलग अलग है ना, तो सबको पावर दिया गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, पावर शेयर ही किया गया ना। अगर मान लो सारा पावर प्राइम मिनिस्टर ही ले ले तो कैसे वो कर पाएंगे क्या, सबको हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर वही वॉर्स होने लगेंगे और कोई डिस्क्रिमिनेशन फील करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेटेड फील करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि पावर को शेयर कर दिया। तो सारे प्राइम मिनिस्टर के पास उनके अपने पावर्स है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास उनके अपने पावर है, उनके अपने एग्रीकल्चर जो पूरा एरिया एग्रीकल्चर का जो है उसमें उनका अपना पावर है। तो सबके साथ पावर क्या हो गया, शेयर किया गया। ठीक है, तो ये सोशल ग्रुप्स जो होते हैं हमारे, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनमें भी पावर को क्या किया गया, शेयर किया गया। और एक लास्ट पॉइंट हमारे कि अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अब डिफरेंट सोशल ग्रुप के साथ भी पावर शेयर किया गया। सोशल ग्रुप क्या है, देखो हमारी सोसाइटी में क्या बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं। कोई वीकर सेक्शन होता है, कोई रिच पीपल है, कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास है। तो सारे क्लास को क्या है ना कि उनके अपने पावर दिए गए। ऐसा नहीं है कि वीकर सेक्शन है तो आप उनको कुछ भी कहोगे, यू डोंट हैव राइट, है ना, कि आप उनको कुछ भी बोलो, कुछ भी मतलब उनके साथ गलत करो, ऐसा नहीं है राइट आपके पास। उनके पास भी उनका अपना एक पावर होता है, उनके साथ भी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो सबके साथ अपना उनके पास भी राइट है, वीकर सेक्शन के पास भी राइट है कि वो अपना पढ़े लिखे, वो भी वोट दे सकते हैं। ये सब राइट है ना यार, सबको राइट है। तो उनको भी तो राइट क्या है, सबको राइट दिया गया, सबके साथ पावर को शेयर किया गया। तो अब कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो सबको, क्रिश्चियन है, सिख ईसाई कोई भी है, तो सबके पास क्या है, अपना राइट होता है कि वो अपने हिसाब से अपना काम कर सके। उनके पास पावर होता है ना। क्यों, क्योंकि कंट्री में पावर शेयरिंग चल रही है, पावर को शेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल ले लो कि कैसे सोशल ग्रुप में पावर को शेयर किया गया। तो वो है सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो कि सब कुछ देखते हैं कि वीकर सेक्शन या उससे बड़े सेक्शन जो भी है, और वुमेन्स को भी इक्वली रिप्रेजेंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन या कहीं पे भी, वो उनको भी उतना राइट दिया गया कि वो भी अपनी बातों को सामने रख सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो ये सब क्या, पावर शेयरिंग हुआ ना, पावर को अपने शेयर किया ना। तो बस यही था हमारा पूरा चैप्टर, पावर शेयरिंग हम लोगों ने पढ़ा। इसमें क्या क्या पढ़ा, तो श्रीलंका के केस देखे, बेल्जियम के केस देखे, दोनों केस में देखा कि किस तरह से एक श्रीलंका में पावर शेयरिंग को अडॉप्ट नहीं किया गया था, तो उसके रिजल्ट क्या हुए, कितने लोग डिस्क्रिमिनेटेड फील किया, और बाद में फिर पावर शेयरिंग उन्हें अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि लोग डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे थे, वॉर्स हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए उन्हें अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, तो वही हम लोगों ने देखा, एक कंट्री विदाउट पावर शेयरिंग और अ कंट्री विथ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग वाले कंट्री को हम लोगों ने समझ गए कि पावर शेयरिंग कितना अच्छा होता है किसी कंट्री के लिए, एंड पावर शेयरिंग का अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें, सब अच्छे से रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी वॉर्स नहीं होता है, सब एक साथ रहते, कोई रिलेशन खराब नहीं होता किसी के साथ। तो पावर को शेयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो बच्चों, आज का हमारा यही था चैप्टर, पूरा पावर शेयरिंग पूरा कंप्लीट हो गया हमारा एक चैप्टर इन जस्ट 30 मिनट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ सिविक्स, दैट इज फेडरलिज्म। तो देखो, पहले हमें जानना है कि फेडरलिज्म होता क्या है, मतलब मीनिंग क्या है फेडरलिज्म की। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी फेडरलिज्म की कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट। ठीक है, मतलब क्या, मतलब कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें क्या होता है, पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटीज से लेकर, मतलब कि पावर को उसके नीचे लेवल से जो भी होता है ना, उन सब में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी से पावर लेकर उस बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में पावर को शेयर करना, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, एक रिलेशन देखा था श्रीलंका और बेल्जियम का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना पावर शेयरिंग में, श्रीलंका और बेल्जियम दोनों का केस देखा था हम लोगों ने अलग अलग। तो श्रीलंका में क्या था, यूनिटरी गवर्नमेंट था। ठीक है,
टाइप मतलब गवर्नमेंट कैसे टाइप की गवर्नमेंट थी, तो क्या बोलोगे आप कि यूनिटरी गवर्नमेंट थी। डैट मीन्स कि वहाँ पावर जो है ना वो किसके हैंड में होती है, सारे पावर सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में होती है। मतलब सारा पावर ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारे पावर होते हैं, ठीक है। तो वैसा कहाँ पे था, श्रीलंका में। तो सेंट्रल पावर में कौन आ जाते थे, तो सिन्हलाज आ जाते थे। और वही हम लोगों ने दूसरे केस देखा था बेल्जियम। तो बेल्जियम में क्या है, फेडरलिज्म में पावर को शेयर किया गया। दैट मीन्स फेडरलिज्म मतलब गवर्नमेंट का टाइप क्या था, फेडरलिज्म था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को रिड्यूस किया गया उसको अडॉप्ट करके। तो ये 2 केस हम लोगों ने देखा था, ओके। तो अब देखो फेडरलिज्म का हम लोगों ने मीनिंग जान लिया। अब देखते हैं कि फीचर्स क्या है, फीचर व्हाट आर द फीचर्स, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ओके। तो देखो की फीचर ये है कि पहला पॉइंट है की फीचर का कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, या टायर्स, ये लेवल को टायर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 और मोर लेवल्स होता है गवर्नमेंट का। जैसे इंडिया में 3 लेवल है ना, 3 टायर्स है गवर्नमेंट का, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और सेंट्रल या वो जो लोकल वगैरह होता है, वो 3 टाइप की लिस्ट है इंडिया में। तो वैसे इसके 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेवल, ठीक है। तो क्या पहला पॉइंट हो गया कि 2 और मोर टायर्स और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। 2 तो मेन होता है ये स्टेट और यूनियन, उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री में बहुत होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है पर इससे कम नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि फेडरलिज्म में तो ऑब्वियसली पावर को 2 लोगों में तो शेयर करना पड़ेगा ना। तो पहला आ जाता है हमारे स्टेट और यूनियन लिस्ट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये हमारे दूसरा की फीचर है फेडरलिज्म का कि हर मतलब डिफरेंट टायर्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, उनका अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन आई मीन कि देखो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन, कि सबका अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, सबके अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, हर लेवल गवर्नमेंट के, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि उन सबका जो ये ज्यूरिसडिक्शन का जो लेवल होता है वो कहाँ पे मेंशन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही उनका अपना रूल होना चाहिए। ऐसा तो है ना कि जो चाहे वो रूल बना दे, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वही उनका रूल होना चाहिए, वही उनका ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, लेवल किया गया होता है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है ना फॉर इच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड, ठीक है। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो सब सारे लेवल के लिए क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है, ओके। और ये सारे जो फीचर्स है ये सब इंडिया में प्रेजेंट है, मतलब कि इंडिया इन सारे फीचर्स को अडॉप्ट करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म है, ठीक है, या फेडरेशन चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करता है, पावर को शेयर करता है, बहुत सारे लेवल्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के। तो दैट्स वाई इंडिया इज़ अ फेडरलिस्ट कंट्री या फेडरल कंट्री, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं कि इसके रूट्स कितने होते हैं, मतलब फेडरलिज्म के रूट्स कितने होते हैं। तो 2 टाइप के फेडरलिज्म होते हैं। पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में है कि लोग एक साथ आते हैं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है कि जब बहुत सारी यूनिट या मतलब बहुत सारे स्टेट जो है और बहुत सारे यूनिट जो है जब एक साथ आकर जब एक यूनियन को क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। तो इन इंग्लिश वी कैन से दैट independently state and several unit that come together to create a union, okay, is called what, coming together federation, ठीक है। जब साथ में बहुत सारी यूनिट आके या बहुत सारे स्टेट आकर साथ में मिलकर एक यूनियन को क्रिएट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। मतलब लोग साथ में आकर एक यूनियन को मतलब फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, मतलब कम टुगेदर, ठीक है, मतलब साथ में आके। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो जैसे यूएसए ऑस्ट्रेलिया, ये इन दोनों में क्या है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो, तो वहाँ लोग साथ में आके एक यूनियन का फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं दूसरा था हमारे कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को और भी यूनिट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, शेयर करती है, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब कि सब साथ में मिलकर उस कंट्री को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको चला रहे हैं, ठीक है।
तो वो क्या हो गया हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आपको आई होप कि आप समझ रहे होगे कि दोनों के डिफरेंस क्या है। कमिंग टुगेदर मतलब क्या, लोग साथ में बस आके एक यूनियन का फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब है कि जब लोग साथ में तो आते हैं, साथ में आने के साथ जब वो अपना पावर को डिवाइड करते हैं, मतलब पावर को शेयर करने लगते हैं, ठीक है। सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल, ऐसे जब पावर शेयर होने लगती है तो डेट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, मतलब साथ में मिलके होल्ड कर रहे हैं उस कंट्री को, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है इंडिया, बेल्जियम। बेल्जियम में हम लोग को देखा था ना कि फेडरलिज्म फेडरेशन चल रहा था वहाँ पे, तो वो क्या था हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका दो एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, इंडिया एंड बेल्जियम, ठीक है। और कमिंग टुगेदर फेडरेशन का यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अब हम लोग को देखना है कि डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म का मतलब डिवीजन ऑफ पावर क्या है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मतलब पावर्स के टाइप होते हैं। देखो देखो, जैसे पहले होता है हमारे रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट। तो इन सब के बेसिस पे क्या पावर को डिवाइड किया गया। तो देखो पहले यूनियन लिस्ट क्या है। तो यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं, मतलब कि नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो सब आ जाते हैं यूनियन लिस्ट में। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या है ना, अलोन मेक लॉज। यूनियन गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट अकेले ही क्या करते हैं, पूरे लॉज को बनाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो जाएगा डिफेंस, बैंकिंग, ठीक है। मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट जो लॉज बनाते हैं वो किस में आ जाती है, यूनियन गवर्नमेंट में। मतलब यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट जब अकेले लॉज बनाते हैं वो किस में आ जाती है, यूनियन लिस्ट में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे डिफेंस, बैंकिंग, इन पे क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट इन सबको मतलब बनाती है, इनके लॉज रूल्स, ठीक है। और जब स्टेट लिस्ट आ जाता है तो देखो यूनियन मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट बना रहा है, और स्टेट लिस्ट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट उसका जो लॉ, उसका जब लॉ स्टेट के जब चीज़ों का जब लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो वो किस चीज़ में आ जाता है, स्टेट लिस्ट में, ठीक है। जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इन सब पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है। तो ये सब क्या किसके अंडर में है, स्टेट लिस्ट के अंदर में। और थर्ड है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, जब यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट जब दोनों साथ में मिलकर किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाते हैं या किसी चीज़ का लॉ बनाते हैं तो वो किसके अंदर आ जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, इटीसी, ठीक है। ये सब क्या है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो देखो तीन चीज हम लोगों ने देखा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट का क्या था मतलब, यूनियन लिस्ट का मतलब था जब यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है तो वो क्या हो जाता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाता है, जिसमें डिफेंस थी, बैंकिंग थी। और स्टेट लिस्ट में क्या, जब स्टेट लेवल तक के चीज़ों में जब स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो वो किसके अंदर आ जाता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाता है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सब, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट जब दोनों लिस्ट मतलब कि दोनों लिस्ट के जब गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट, जब दोनों गवर्नमेंट मिलकर जब लॉ बनाते हैं किसी सब्जेक्ट पे तो वो क्या हो जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, इटीसी, ये सब, ठीक है। और हमारा फोर्थ डिवीजन ऑफ पावर में आ जाता है कि रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। तो रेसिड्यूरी पावर क्या है, तो यूनियन गवर्नमेंट कैन लेजिस्ट ऑन इट। तो इसमें क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट कैन लेजिस्ट ऑन इट, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या है ना, बाद में आए दिस सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट जो है ना वो बाद में आए थे आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो देखो जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पॉलिसी है ऑन आईटी एंड सॉफ्टवेयर क्राइम्स वगैरह, तो इन सब में क्या है, तो इन सब में ये सब क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया है, ठीक है। ये सब मॉडर्न है, ठीक है। तो ये सब बाद में आया है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो इसलिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि इसके रूल्स कौन बनाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है तो उसमें कौन सा लॉ बन जाता है, कौन बनाता है इसका, तो यूनियन गवर्नमेंट कैन लेजिस्ट ऑन इट, ठीक है। और क्योंकि ये सब्जेक्ट बाद में आया आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग कर लिया गया तो उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट आए हैं। दैट्स वाई इसको कोई डिसीजन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि कौन इसको लेजिस्ट करेगा या कौन इसके लॉज बनाएगा, इसलिए इसका लॉ कौन बना देता है, यूनियन गवर्नमेंट, अगर जरूरत पड़ी तो ये क्या हो गया, ये रेसिड्यूरी पावर हो गया। अब इसके आगे और भी कुछ आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, रेसिड्यूरी पावर होगा, ओके। तो डिवीजन ऑफ पावर में हम लोगों ने देख लिया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ पावर। अब हमें देखना है कि हाउ इज फेडरलिस्ट प्रैक्टिस, मतलब
प्रैक्टिस कैसे किया गया, इसको कैसे प्रैक्टिस में लाया गया फेडरलिज्म को, ठीक है। तो इसका पहला हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट। तो व्हेन जब स्टेट को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे जब स्टेट होता है तो उसको क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट का जो क्रिएशन था ना, ये मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। आई मीन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए जो लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन था वो पहला मेजर टेस्ट था, ठीक है। इसको लेकर ना उसको टेस्ट किया गया कि कैसे मतलब क्या कोई वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा रहा है, ऐसे करके हम लोग क्या कंट्री को रन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टेप लिंग्विस्टिक स्टेट का, ठीक है। और 1947 से लेकर 2020 आज तक, ठीक है, नंबर ऑफ ओल्ड स्टेट्स वैनिस्ड एंड न्यू स्टेट क्रिएटेड। मतलब ओल्ड स्टेट को खत्म किया गया, मतलब कि ओल्ड टाइप के जो स्टेट्स थे उनको खत्म करके नया नया स्टेट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे। ओके, पहले इतना सारे स्टेट नहीं थे ना, पहले तो कम थे, अब धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है, 29 हो गया ना। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले सब कहीं पे रहता था, कोई कहीं रहता था, अब लैंग्वेज के बेसिस पे सबको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 1947 से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से अभी तक क्या हो रहा है कि ऐसे ही लैंग्वेज के बेसिस पे सबको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। ओल्ड स्टेट को हटाकर सारे नए नए स्टेट को मतलब क्रिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ओके। और 1954 में जो है ना, तो वो 1954 में द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म हुआ था। 1954 में द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म हुआ था, जो कि रिकमेंड करता था कि स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे स्टेट का फॉर्मेशन किया जाने लगा जब से हमारे देश आजाद हुआ था, ओके। और सम स्टेट जो है वो दे वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, इथेनिसिटी एंड जियोग्राफी। तो ऐसा नहीं कि सारे स्टेट को हम लोग ऐसे ही डिवाइड कर देते कि लैंग्वेज के बेसिस पे, ओके। मतलब और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कल्चर, इथेनिसिटी एंड जियोग्राफी, इन सब के बेसिस पे भी क्या होता है ना कि स्टेट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब क्या है, ये सब कल्चर, इथेनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे क्या है, डिवाइड किया गया इन लोगों को, इन स्टेट को। एंड जो लिंग्विस्टिक स्टेट है हैव एक्चुअली मेड कंट्री मोर यूनाइट करने में बहुत हेल्प करता है लिंग्विस्टिक स्टेट, क्योंकि जब एक भाषा के लोग एक जगह रहते हैं तो उससे क्या होता है, लोग यूनाइट होते हैं, ठीक है। लाइक मान लो कि अगर बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ और वो भी हिंदी बोल रहे, तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ रहूंगी ना, तो उससे क्या होगा, यूनिटी बढ़ेगा। अगर सब हिंदी बोलने लोग तो क्या होगा, यूनिटी होगा, यूनाइटेड होगा सब कुछ ऐसे। तो वैसे ही लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है जिससे लोगों को यूनाइट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसके बेसिस पे क्या होने लगा, जब से देश आजाद हुआ तब से अभी तक उसी के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादातर उसके ही बेस पे क्या करने लगे ना लोग, गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेट को बनाने लगी, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट का रिलेशन, ठीक है। फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक बहुत समय से क्या हो रहा है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी ना वो मिसयूज कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि वो डिसमिस कर सके स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि उनके ऑपोजिशन के थ्रू चलाया जा रहा था, ठीक है। और बट जब से 1990 में कोalition गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ, वहाँ से बिगनिंग हुआ कोalition गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग बिगिन हो गया, ठीक है। वहाँ से पावर शेयरिंग का जो कल्चर था वो स्टार्ट होने लगा, ओके। तो ये था हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। और थर्ड टॉपिक है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। थर्ड है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी में पहला बात ये है हमारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखो किसी भी ऐसे कोई किसी लैंग्वेज को वो नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दे रही है कि मानो कि ये नेशनल लैंग्वेज है, ये वो नेशनल लैंग्वेज, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी को नेशनल लैंग्वेज का नहीं देती है, ठीक है। और क्योंकि कोई भी एक लैंग्वेज को नहीं दे रही है तो इसलिए, बट हिंदी जो है वो मदर टंग है, क्योंकि मदर टंग लैंग्वेज लाइक
पहले से, बहुत पहले से हिंदी चला रहे, तो 40% जो है इंडियंस वो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, 40% पीपल जो है ना वो इंडिया में वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो इसलिए इसको वो लोग मानते हैं कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है। बट कॉन्स्टिट्यूशन, एज कॉन्स्टिट्यूशन से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी को, कोई भी लैंग्वेज को, किसी एक लैंग्वेज को ये स्टेटस नहीं देती है कि वो नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। बट क्योंकि ये मदर टंग लैंग्वेज है, 40% इंडियंस जो है ये हिंदी बोलते हैं, दैट्स वाई दे थिंक दैट हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। दस 22 लैंग्वेज वेर रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज। तो 22 लैंग्वेज जो है वो रिकॉग्नाइज क्या किया गया, शेड्यूल लैंग्वेज के जैसे रिकॉग्नाइज किया गया है। हमारा कितना शेड्यूल लैंग्वेज है, तो 22, ठीक है। एंड जब से ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो तब से इंग्लिश भी काफ़ी चलने लगा था इंडिया में, बट 1965 में ना उसको स्टॉप किया गया, तो लोग उसको ना ऑफिशियल लैंग्वेज मानने लगे थे इंग्लिश को। तो इसकी वजह से 1965 में उसको बंद किया गया कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज को बंद करने लगा गया, बट बंद कर दिया गया 1965 में। बट अभी भी जैसे कुछ स्टेट है इंडिया में, लाइक तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु ऐसा कुछ है जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो अब से क्या हो गया ना कि इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया है, ओके। तो ये हमारे 3 पॉइंट था, लिंग्विस्टिक स्टेट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन और लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तीनों क्या था कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जा रहा है, कैसे मतलब पावर को धीरे धीरे शेयर किया जा रहा है, ओके। तो ये था हमारा कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे अब कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। तो देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देखो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयर किया था, करना था ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयर किया गया था। और जब इन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जब दोनों को पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन यू कैन से इन इंग्लिश दैट when power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization, ठीक है। तो जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। अब देखना है हमें कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़े, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो पहला क्या हुआ कि रेगुलर इलेक्शन किया गया लोकल बॉडीज का, मतलब कि कौन रूल करेगा लोकल बॉडीज को, उसके लिए क्या क्या लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शन, मतलब रेगुलर इलेक्शन हेल्ड करवाया गया। और सीट रिजर्व करवाया गया SC ST एंड OBCs के लिए, सबके लिए सीट रिजर्व करवाया गया। थर्ड की 1/3 सीट जो होता है वो रिजर्व हो गया, वुमेन्स के लिए रिजर्व करवाया गया। एंड इलेक्शन कमीशन को सेट किया गया, जिससे हर 5 साल पे वहाँ पे, कि जैसे गांव वगैरह है तो वहाँ पे हर 5 साल पे क्या हुआ, इलेक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन को सेट किया गया, ओके। तो अब देखो, क्योंकि अब इसकी देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो देखो क्या है ना कि लोकल प्रॉब्लम है ना, वो बेटर सेटल कौन कर सकता है, लोकल लेवल्स के गवर्नमेंट कर सकते हैं ना। अब मानो किसी गांव में कुछ हो रहा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को कैसे पता चले, प्राइम मिनिस्टर क्या आके आपको सॉल्व करेंगे आपके गांव की प्रॉब्लम, नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होगा, एक लोकल गवर्नमेंट होगा जो अपने लोकल एरियाज को देखेगा, फिर उससे जो बड़ा होगा वो अपने एरियाज को देखेगा। तो ऐसे होता है ना। तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हर गाँव को देख सकते एक साथ, पूरे कंट्री को तो कोई नहीं देख पाएगा एक बार में। तो इसलिए क्या हुआ ना, लोकल गवर्नमेंट को भी थोड़ा ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल को भी दिया गया, ताकि लोकल प्रॉब्लम्स को बेटर हैंडल किया जाए, ठीक है। उसके लिए लोकल लेवल को फॉर्म किया गया, लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत थी कि लोकल प्रॉब्लम जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन से इजिली मतलब खत्म हो सकेगी, ठीक है। तो ये नीड थी कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
और अब देखना हमें फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। अब देखना है कि फेडरलिज्म हम लोगों ने देखा ना, और यूनिटरी सिस्टम मैंने बताया था कि मैंने शुरू में बताया था ना कि फेडरलिज्म कहाँ पे मतलब एक एग्जांपल लिया था कि फेडरलिज्म लिया था हम लोगों ने कि श्रीलंका बेल्जियम में फेडरलिज्म चला है, मतलब कि पावर को शेयर किया गया था, डैट मीन्स फेडरलिज्म है। ठीक है, तो फेडरलिज्म का एक एग्जांपल ले लो बेल्जियम। और यूनिटरी सिस्टम मैंने बताया था शुरू में कि यूनिटरी सिस्टम किसको कहते हैं, जब सारे पावर सेंट्रल अथॉरिटी के हैंड में होती है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिटरी सिस्टम। तो देखो फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं गवर्नमेंट के। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, सारा पावर जो होता है वो सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, और फेडरलिज्म में जो है पावर को स्टेट से लोकल तक शेयर किया जाता है, क्योंकि सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं होता है, लोकल को भी दिया जाता है पावर। ठीक है, तो इसमें क्या है, अच्छा खासा एक लेवल है ताकि पावर को शेयर कर देते हैं सारे लेवल में। ठीक है, और वही यूनिटरी सिस्टम में क्या है, तो यूनिटरी सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और ये फेडरलिज्म का क्या है, इंडिया एंड यूएसए। बेल्जियम भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो कौन अच्छा है, फेडरलिज्म, ऑब्वियसली फेडरलिज्म अच्छा है। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है लोकल गवर्नमेंट, लाइक लोकल डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हमारी ये टॉपिक की लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखो रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि जब रूरल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, पंचायती राज होता है। ठीक है, तो वो पंचायती राज से क्या बनता है हमारा, फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, और ग्राम पंचायत को, और ग्राम पंचायत में क्या होता है, पंच और सरपंच जो होते हैं वो दे बिकम द प्रेसिडेंट, मतलब कि उसको पूरा लीड करते हैं, या लीडर को, उनके लीडर होते हैं कौन, पंच और सरपंच होते हैं। ठीक है, और ग्राम सभा जो होता है वो क्या होता है, ग्राम सभा क्या होता है, देखो जब पंचायती राज होता है तो वहाँ पे ग्राम सभा होता है, वो मतलब एडल्ट बॉडी जो होते हैं, एडल्ट बॉडी मेंबर्स होते हैं उसमें, बहुत सारे एडल्ट लोग होते हैं उसमें। ठीक है, एडल्ट्स का एक मेंबर होता है जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्शन को, जिसके बाद ग्राम पंचायत या, और उसके बाद ये जो ग्राम पंचायत है, वैसे ही बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर क्या बनता है हमारा, पंचायत समिति, जिसको हम लोग ब्लॉक या मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पंचायत, पहले हम लोगों ने क्या देखा कि रूरल लोकल गवर्नमेंट में हम लोग देख रहे थे कि रूरल एरिया में क्या होता है, पंचायती राज होता है, जिससे क्या बनता है हमारा, ग्राम पंचायत बनता है। उसको, उसके इलेक्शंस को कौन देखता है, तो ग्राम सभा, और उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं या जो लीडर होते हैं वो कौन होता है, पंच या सरपंच। ठीक है, और उसके बाद वो ग्राम पंचायत जो था, बहुत सारे बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर क्या बनता है, पंचायत समिति, जिसको हम लोग ब्लॉक या मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेंबर्स जो होते हैं, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। उस एरिया के जो पंचायत मेंबर होते हैं ना, उसी के द्वारा पंचायत समिति के जो लीडर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो जो ग्राम पंचायत, देखो जो ग्राम पंचायत के ग्रुप होता है उससे क्या बना था, पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल जो बोलो, और फिर उसी ब्लॉक मंडल या पंचायत समिति के जो ग्रुप होते हैं उन सबको मिला के क्या बनता है हमारा, पूरा जिला परिषद बनता है। ठीक है, तो जिला परिषद बनता है, तो देखो जिला परिषद में क्या होता है कि वहाँ पे जिला परिषद के मतलब मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी डीएम वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, उसके मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसका हेड कौन होता है, जिला परिषद का हेड कौन होता है, तो चेयरपर्सन। ठीक है, जिला परिषद का चेयरपर्सन जो होता है वो उसका पॉलिटिकल हेड होता है। ठीक है, और अब देखो हम लोगों ने देखा रूरल एरिया का, तो अब देखेंगे अर्बन एरिया में। ठीक है, तो अर्बन एरिया का जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं उनके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो देखो टाउन्स में क्या होता है ना, अर्बन एरिया मतलब क्या, वो सिटीज टाउन वाले जो एरिया होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, शहरी इलाका जो होता है उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्बन एरिया। ठीक है, तो अर्बन एरिया में पहले हमें देखना है टाउन और सिटीज, दो टाइप, मतलब दो दो देखना है। ठीक है, तो टाउन में देखो क्या होता है कि टाउन म्यूनिसिपैलिटीज चलता है, टाउन में क्या चलता है, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, जैसे गांव का हम लोगों ने देखा ना कि छोटा गांव है तो फिर पंचायत, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब देखा ना। वैसे क्या होता है ना कि टाउन्स में क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज चलता है, ठीक है। तो म्यूनिसिपैलिटीज में क्या होता है ना कि उसके लीडर कौन होते हैं, तो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है उसका पॉलिटिकल हेड होता है। और सिटीज़ में देखोगे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, बिग सिटीज़ में क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलता है। टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज चलता है जिसका लीडर होता है वहाँ का चेयरपर्सन। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होते हैं वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है टाउन में। और सिटीज़ में क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलता है जिसका हेड कौन होता है, पॉलिटिकल हेड मेयर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि रूरल और अर्बन एरिया में कैसे मतलब लोकल गवर्नमेंट कैसा होता है, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होने लगता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ एक बार और। तो पंचायती राज में क्या होता है, ग्राम पंचायत होते हैं, जिस ग्राम पंचायत होते हैं, और बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला के पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल होता है, बनता है, ठीक है। और फिर इस पंचायत समिति के जो ग्रुप्स होते हैं ना, उस सबको मिलाकर जिला परिषद होता है, जिसमें एमएलए, एमपी, ये सब इसके मेंबर्स होते हैं। और इसका जिला परिषद के पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं, तो जिला परिषद चेयरपर्सन, चेयरपर्सन जो होता है वो जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड होता है। और वहीं अर्बन एरिया में देखेंगे हम तो क्या टाउन में क्या चलता है, म्यूनिसिपैलिटीज चलता है जिसका हेड कौन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। और सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलता है जिसके हेड मेयर होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 2 जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि फेडरलिज्म क्या होता है, कैसे इसको प्रैक्टिस किया गया है, क्या क्या रूट्स थे इसके, इसका फीचर्स हम लोगों ने देखा, कितने टाइप्स होते हैं वो देखे, कैसे इसके कितने मतलब डिवीज़न देखा इसके पावर का, लिंग्विस्टिक स्टेट वगैरह देखा, और फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस देखा, और डिसेंट्रलाइजेशन देखा, कैसे उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, क्या क्या उसके लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। फिर लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या देखा हम लोगों ने, अर्बन एरिया, रूरल एरिया का गवर्नमेंट क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब देखा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब देखा हम लोगों ने। तो इसके साथ ही हमारा क्या है, तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। एंड यही हमारा पूरा सिलेबस था, यही था पूरा हमारा सिलेबस कि फेडरलिज्म में हमें बस इतना ही पढ़ना है। एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा पूरा चैप्टर। और हम लोगों ने देखा कि इंडिया भी जो है इंडिया भी ऐसा कंट्री है जहाँ पे फेडरलिज्म चल रहा है, ठीक है, इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया में भी फेडरलिज्म चल रहा है। तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। तो फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया गया, तो बिल्कुल इसका जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को आगे पहले पढ़ाया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो यही सब क्या है, इसका फेडरलिज्म है। क्योंकि देखो कि फेडरलिज्म के जो भी फीचर्स थे वो सब इंडिया फॉलो करता है। तो इस हिसाब से इंडिया भी क्या है, एक फेडरलिस्ट कंट्री है, फेडरल कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे लेवल है गवर्नमेंट के, सबका अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, सबके ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए होते हैं, है ना। तो ये सब इंडिया के पास है, इंडिया ये सारे फीचर्स को अडॉप्ट कर रहा है, दैट्स वाई इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि पाकिस्तान या बांग्लादेश क्यों नहीं है फेडरल कंट्री। तो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे फेडरलिज्म के जो भी की फीचर्स है वो अडॉप्ट नहीं किए गए, ठीक है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, ना कि फेडरलिज्म है, ठीक है। तो थैंक यू, हमारा चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है।